नमस्कार साथियों, वेलकम टू एजुकेशन दास्तान। साथियों, पिछले दो वीडियो में हमने रीट 2022 के दो पेपरों का विश्लेषण कर लिया था। आज हम तीसरी शिफ्ट के पेपर का विश्लेषण करेंगे, लेकिन जिन साथियों ने पहले वाले दो वीडियो को नहीं देखा है वो पहले वाले दो वीडियो को देख लें। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये लगेगा कि एग्जामिनर लगभग सेम टॉपिक में से क्वेश्चन उठा रहा है, उन्हीं सवालों को लगभग घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए, इससे आपको जो रीट 2025 है पात्रता वाली परीक्षा, उसमें हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो छात्रों ध्यान से देखना, यहाँ फिर सत्य नहीं है पूछ लिया है, यानी कि अपन को इनमें से असत्य है वो छांटना है। ऑप्शन ए, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। क्या विकास के लिए सभी अवस्थाएं समान रूप से महत्वपूर्ण है? नहीं। देखो, गुड इनफ के अनुसार गुड इनफ क्या कहता है? गुड इनफ नाम का एक मनोवैज्ञानिक हुआ, गुड इनफ क्या कहता है कि शेषा अवस्था में जो है अपने संपूर्ण विकास का जो है व्यक्ति जो है संपूर्ण व्यक्ति के संपूर्ण विकास का आधा विकास जो है शेष अवस्था में हो जाता है। और इसके अलावा वाटसन नाम का एक मनोवैज्ञानिक है, वाटसन क्या कहता है? वाटसन ये कहता है कि शेषावस्था में सबसे तीव्र गति से विकास होता है, यानी कि इतना तीव्र विकास की किसी अन्य अवस्था में, जैसे शेषावस्था में जो विकास होता है वो बाल्यावस्था या किशोरावस्था में उतना नहीं होता है। इसलिए यह जो है विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। विकास परिपक्वता में सीखने का परिणाम है, ये भी सही है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, ये भी सही है। विकास का प्रारूप पूर्वानुमेय यानी कि प्रारूप यानी कि पैटर्न का जो अपन पूर्वानुमान कर सकते हैं, बात बिल्कुल सही। तो इसमें सत्य नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है? नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लॉरेंस कोहेलबर्ग के द्वारा। लॉरेंस कोहेलबर्ग ने जो है नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे। इसको हम आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ये है वो चित्र। लॉरेंस कोहेलबर्ग ने क्या कहता? नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तरों में बांटा था, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। अच्छा, हुआ क्या था, अमेरिका में एक हिंज नाम का व्यक्ति था, उस हिंज की वाइफ बीमार हो गई थी। अब दवाई जो थी वो बहुत महंगी थी, हिंज को जो है दवा नहीं दे रहा था कोई भी मेडिकल स्टोर वाला, तो ये हिंज क्या करता है, मेडिकल स्टोर से जाके दवाई चुरा लेता है। अब इस घटना को लेकर के या इस लघु कथा को लेकर के कोहेलबर्ग ने जो है अपना नैतिक विकास का पूरा का सिद्धांत और ये जो है तीनों स्तर और तीनों स्तरों में जो दो अवस्थाएं हैं वो बताई है। क्या बताया इसने? इन्होंने ये बताया कि अपने सिद्धांत में जो है इन्होंने ये बताया कि इसको 3 स्तरों में बांटा जा सकता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को 3 स्तरों में बांटा, जो नैतिक विकास का जो है इसको 3 स्तरों में बांटा। इन्होंने एक बताया पूर्व परंपरागत स्तर, जो 10 वर्ष तक की आयु में 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों तक जो नैतिक विकास होता है उसको पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं। फिर उन्होंने बताया कन्वेंशनल लेवल में जो 13 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं उनके लिए जो है कन्वेंशनल लेवल या परंपरागत स्तर। और 13 से प्लस जो होते हैं, 13 के बाद वाले, उन वो आते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। जो पूर्व परंपरागत स्तर है, इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा, या इस पूर्व परंपरागत स्तर को 2 अवस्थाओं में बांटा, ऐसे कह सकते हैं। तो पहला दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्त अवस्था। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो नैतिक आचरण क्यों करता है? वो नैतिक आचरण इसलिए करता है दंड से बचने के लिए, यानी कि दंड से बचने के लिए किस अवस्था में जो है नैतिक आचरण किया जाता है? तो आप बताना है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्त अवस्था में। फिर इसका जो दूसरी अवस्था है उसको बोलते हैं यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास में क्या होता है, मुख्यतः उसका व्यवहार अदला बदली वाला होता है, यानी कि ये चीज मुझे दे दे और ये चीज तू ले ले। फिर दूसरा स्तर आता है वो है कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर की जो पहली अवस्था है वो है गुड बॉय नाइस गर्ल वाली। गुड बॉय नाइस गर्ल में क्या होता है, इसमें लड़का और लड़की प्रशंसा पाने के लिए नैतिक व्यवहार करते हैं। किस लिए नैतिक व्यवहार करते हैं? प्रशंसा पाने के लिए। तो एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसी कन्वेंशनल लेवल या परंपरागत स्तर की दूसरी अवस्था है कानून तथा सामाजिक क्रम नियंत्रक विन्यास। इसमें क्या होता है, वो समाज के अनुरूप या सामाजिक नियमों और दायित्वों के अनुरूप जो है आचरण करता है। तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर की जो पहली अवस्था है उसका नाम है सामाजिक अनुबंध तथा व्यक्तिगत अधिकार अभिविन्यास।
इसमें क्या होता है, ये सामाजिक नियमों को ऐसा मानता है कि ये सामाजिक समाज के जो नियम है वो एक दूसरे के लिए लाभ के लिए बनाए गए। किस लिए बनाए गए? लाभ के लिए। और तीसरी और सबसे दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो है वो ये है यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें उचित या अनुचित मतलब गलत या सही का निर्धारण जो है वो स्वयं के विवेक के आधार से करता है। किसके आधार से करता है? स्वयं के विवेक के आधार से करता है। तो ये था कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसको अलग से जो है आपको ऐसे चित्र बना करके समझा दिया है। ये लगभग लगभग हर परीक्षा में आपको जो है या तो जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत या जो कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया लॉरेंस कोहेलबर्ग। लेव वाइगोस्की को आपको पता है, लेव वाइगोस्की ने जो है सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी। अपन जब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं तो इन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी जो है इन्होंने दी थी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने सामाजिक कारकों की जो है बालक के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मानी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न के द्वारा समझाया जाता है। तो व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किसके द्वारा समझाया जाता है? अभिक्षमता में अंतर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। यानी कि बाल विकास में वातावरण की भूमिका जो सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित कैसे होती है? आदत निर्माण के द्वारा। किससे होती है? आदत निर्माण के द्वारा। ऑप्शन जो है डी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित नहीं किया? तो यहाँ क्या पूछा है? प्रतिपादित नहीं किया, जबकि हम जानते हैं कि रेमंड और कैटल नाम के दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने शील गुण उपागम या विशेषक उपागम सिद्धांत दिया था। अब जब इन्होंने सिद्धांत दिया तो आंसर इनमें से होगा, इनमें से होगा तो ये दोनों ही नहीं है, इन दोनों ने ही नहीं दिया था। इसलिए बोर्ड ने जो है इस सवाल में अभ्यर्थियों को जो है बोनस दे दिया था। ये सवाल यूं मान लो एक तरीके से डिलीट हो गया और सबको बोनस मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिकी निदान के लिए वैध है, यानी कि क्लिनिकल क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए वैध है? तो ये हो जाएगा MMPI। MMPI व्यक्तित्व परीक्षण है वो नैदानिक निदान के लिए आवश्यक है। अब आप पूछोगे MMPI क्या है? तो MMPI मिनोसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है। ये किसने तैयार की थी? ये तैयार की थी हाथवे और मैकिनले नाम के दो वैज्ञानिक हैं। हाथवे प्लस मैकिनले, मैकिनले और हाथवे ने मिलकर के MMPI तैयार की थी, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? रॉबर्ट जे स्टैनबर्ग के द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? अब ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रॉबर्ट जे स्टैनबर्ग के द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? अब देखो, द्विकारक सिद्धांत है वो आपको पता है किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन के द्वारा। सबसे पहले 1904 में जो है स्पीयरमैन ने ये बताया था कि बुद्धि जो है वो दो तत्वों से मिलकर के बनी है। ये किसने बताया था? स्पीयरमैन ने। फिर इन्होंने 1927 में जो है अपना त्रितत्व सिद्धांत भी दे दिया था। तो ये द्विकारक सिद्धांत तो स्पीयरमैन का हो गया। फिर आता है ऑप्शन नंबर बी, बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत जो है वो है थॉर्नडाइक का। किसका है? थॉर्नडाइक का। एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो पिताजी हैं या जनक हैं वो है थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर डी है पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है वो है फिलिप बर्नन का। किसका? फिलिप बर्नन का। अब बचा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है त्रिआयामी। अब देखो, त्रिआयामी का मतलब होता है 3D। अब 3D सिद्धांत जो है वो तो गिलफोर्ड का है। किसका है? गिलफोर्ड का। अब ये स्पीयरमैन का हो गया, ये थॉर्नडाइक का हो गया, ये फिलिप बर्नन और बर्ट का हो गया, ये गिलफोर्ड का हो गया। तो स्टेनबर्ग का कौन सा है? यहाँ हिंदी में जो त्रिआयामी दे रखा है वो तो गिलफोर्ड का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? गिलफोर्ड का। लेकिन इंग्लिश में जो ट्राई आर्किक थ्योरी दे रखी है, अंग्रेजी में जो ट्राई आर्किक थ्योरी दे रखी है वो है रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग की। यानी कि यहाँ जो हिंदी में जो ऑप्शन लिखा है वो थोड़ा गलत लिखा है और इंग्लिश में जो ऑप्शन लिखा है वो सही लिखा है।
तो इसका आंसर बोर्ड ने जो है सी सही माना और इसमें जो है अभ्यर्थियों को बोनस नहीं दिया। अब आपको त्रिआयामी, त्रितत्व, त्रिकारक, त्रिस्तर, ये जो है इनका जो कंफ्यूजन है दूर करने के लिए हम इन तीनों को एक साथ लेकर के आ गए और आपको जो है अच्छे से समझाएंगे। देखो, त्रितंत्र सिद्धांत जो है, त्रितंत्र या ट्राइआर्किक थ्योरी जो है वो किसकी है? स्टैनबर्ग की है। त्रिआयामी सिद्धांत या थ्री डायमेंशन थ्योरी जो है वो किसकी है? गिलफोर्ड की है। त्रितत्व सिद्धांत या थ्री फैक्टर थ्योरी है वो किसकी है? स्पीयरमैन की है। और त्रिस्तरीय मॉडल सिद्धांत या थ्री स्ट्रेटम थ्योरी किसकी है? कैरोल की है। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, त्रितंत्र सिद्धांत किसका है, त्रिआयामी सिद्धांत किसका है, त्रितत्व सिद्धांत किसका है, त्रिस्तरीय मॉडल सिद्धांत किसका है। तो आपको जो है ये इंग्लिश वाला याद करना है। आप इंग्लिश में याद करो, ट्राई आर्किक थ्योरी स्टैनबर्ग की है, थ्री डायमेंशन थ्योरी गिलफोर्ड की है, फोर्ड कार 3D में बनी होती है, इसे याद कर लो। थ्री फैक्टर थ्योरी जो है स्पीयरमैन की है और थ्री स्ट्रेटम थ्योरी जो है कैरोल की है। आप ऐसे याद करोगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। हिंदी में याद करोगे तो एग्जामिनर जो है हमेशा पेपर में अगर हिंदी के ऑप्शन गलत है तो वो जो है इंग्लिश के क्वेश्चन को जो हमेशा सही मानता है। इंग्लिश को जो है ज़्यादा सही माना जाता है हिंदी के बजाय। अगर हिंदी के क्वेश्चन में कहीं त्रुटि हो जाती है तो हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि इंग्लिश में जो प्रश्न लिखा है यदि वो सही है तो उसको सही माना जाएगा।